प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 4 की जो पर्यावरण की नई किताब आई है हमारा परिवेश, इसका अध्याय 3 है, यानी कि पार्ट 3 है, जिसका नाम है बीज की कहानी। इस पार्ट को हम सबसे पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो शुरू करते हैं पार्ट, क्योंकि अगर पार्ट समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो छोटा सा बीज था, सोया मिट्टी में, पानी मिला, सूरज खिला और जागा खुशी से। यानी कि जो छोटा सा बीज है वो मिट्टी में जन्म लेता है और उसको पानी और सूरज की रोशनी से उसको खुशी मिली है, यानी कि जागा है, और धीरे धीरे उसका अंकुरण हुआ है। छोटी जड़ें निकली हैं, तना हुआ बड़ा, हरी पत्तियाँ, खुश हुआ मैं बड़ा। यानी कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। फूल खिले, फल बने, मीठे और खास, नए बीज गिरकर चले नई तलाश। यानी कि उसके बाद उसका क्या होता है, फूल खिलते हैं और फल भी बनते हैं और मीठे अच्छे लगते हैं, और जो उसके फल के जो बीज होते हैं वो नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने से नए पौधे बनते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़ बन रहे हैं। और तो बच्चों, क्या आपको पता है हमारे आसपास जो छोटी घास से लेकर बड़े आम और बरगद जैसे पेड़ हैं वे कैसे उगे होंगे? सोचो। आपको सोचना है कि हमारे आसपास जितने भी छोटी घास और और बरगद का पेड़ है वो कैसे बड़े होंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसको रोज़ पानी देंगे और सूरज की रोशनी से धीरे धीरे ये भी बड़ा होगा। क्या छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ में बदल सकता है? हाँ, ज़रूर बदल सकते हैं, अगर उसको नियमित रूप से हम पानी और सूरज की रोशनी जो भी आवश्यक तत्व है वो उनको देंगे तो। आओ हम एक बीज की कहानी को समझते हैं। ये छोटी सी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। कि एक बार एक बीज ने सोचा, क्या मैं भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ? यानी वो सोच रहा सामने वाले को देखकर, क्या मैं भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ, लेकिन कैसे? तो एक दिन किसी ने मुझे गड्ढे में दबा दिया, यानी जो गड्ढा खोदा है उसमें उसको दबा दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। क्या आप जानना चाहोगे कि मेरे साथ आगे क्या हुआ होगा? तो आगे बताते हैं, आओ बताता हूँ। मिट्टी के अंदर घोर अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, रोशनी भी नहीं थी। लेकिन मिट्टी के कणों में एक अच्छी बात थी कि उनके बीच में हवा और पानी था, तो मुझे कुछ आराम मिला। मैंने मिट्टी के कणों के बीच जमा पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया। क्या आप बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा? तो आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ये बीज है, इसको पानी मिला है, धीरे धीरे अंकुरण होकर ऐसा दिख रहा है, वापस इसके दो पत्ते आते हैं और इसके वापस धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब अगले वाला पेज में चलते हैं कि मेरी बात सुनकर आपको शायद हंसी आए। पानी से मेरा पेट फूल गया था, यानी कि ज़्यादा पानी पी गया था वो। ज़्यादा पानी भी पौधे को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पौधे को पिलाएंगे तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। और फूलता ही जा रहा था, वो फूलता गया और फिर फट गया। तो मेरी सांस तेज़ी से चल रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी चमड़ी फट गई है और उसमें वो अभी भी फूले जा रही हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा पानी पीने से उसकी जो चमड़ी फट गई है और अभी भी फूली हुई जा रही थी। मैंने अनुभव किया मेरे अंदर से नन्ही सी रोम जैसी सफ़ेद संरचना अंकुर निकलने लगी हैं, जो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। यानी कि छोटे सा अंकुर है वो निकलने लग रहा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप लोग इस तरह अंकुर निकालने की घटना को क्या कहते हैं, अपने शिक्षक से पूछना है। तो इसमें चर्चा कर सकते हैं कि यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो क्या होता। आपको बताना है कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि बीज को गड्ढे में दबाया नहीं जाता तो वह पानी पर ही पड़ा रह जाता और उससे पौधा नहीं निकलता, क्योंकि उसे अंकुरण के लिए मिट्टी, नमी और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इसका हम चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों इसी का कि क्या बुने हुए चने अंकुरित हो सकते हैं? कारण पर चर्चा कीजिए। तो हाँ, इसका उत्तर है बच्चों कि नहीं, भुने हुए चने अंकुरित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भुनने की प्रक्रिया में बीज की कोशिकाएं मर जाती हैं और उनमें जीवन नहीं बचता है। बहुत ही अच्छा उत्तर है इसका बच्चों। अब आगे हैं बच्चों कि मुझे पता है कि आप स्वयं
देखे बिना नहीं जानोगे तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग कैसे करना चाहिए कि आपको थोड़ी सी रुई लेकर उसमें चने के कुछ बीज रख दो। अब इन्हें मिट्टी के दिए में रखकर पानी डालकर सुरक्षित किसी स्थान पर रख दो। तो ध्यान रहे रुई पूरी गीली रहनी चाहिए। अब आप प्रतिदिन बीजों में आए परिवर्तनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप मेरी कहानी को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, यानी कि आपको देख पाना है। तो इसमें छोटा सा देर का है, प्रयोग करो और देखो। जब चने के बीजों में से नन्ही सी रोम जैसी संरचना निकलने लगे तो समझो कि बीज का अंकुरण हो गया है। तो सामग्री क्या है? मिट्टी का दिया लेना है और रुई और चना और पानी लेना है। और इसमें यहाँ पर लिखना है क्या देखा। तो इसमें आपको लिख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद चने के बीजों में से सफ़ेद रंग की नन्ही सी जड़ें और तना जैसा भाग निकला। बीज फटकर अंकुरित होने लगे और उनमें से नई संरचना निकलने लगी। और इसमें बता रहा है कि अब रुई में पानी डालकर उसे भिगो देना है। इन सब की क्रियाओं को आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पर। और इसमें बता रहा है कि चने के बीजों में होने वाले परिवर्तनों को नोट करना है और रुई में पानी देकर गीला रखिए और कुछ दिन बाद देखिए और अवलोकन कीजिए। और क्या सीखा है? तो इसमें सीखेंगे बच्चों, जब बीज को नमी, मिट्टी और उचित तापमान मिलता है तो वह अंकुरित होने लगता है और अंकुरण के लिए बीज का जीवित होना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं। और भुने हुए या सड़े हुए बीज अंकुरित नहीं होते हैं, आपको बताया था अभी, जो मैंने अभी बताए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब हम इसके अगले पेज में चलते हैं बच्चों। आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन बाद उसमें से एक संरचना नीचे धरती की ओर बढ़ने लगी और एक संरचना ऊपर आकाश की ओर। तो जरा खोजबीन करो, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? आपको खोजबीन करनी है, अपना दिमाग लड़ाना है। और जड़ या मूत्र का तंत्र का विकास, इसमें आपको पता है आगे क्या हुआ। वह नन्ही सी सफ़ेद संरचना जो जमीन की ओर बढ़ रही थी, मिट्टी के कणों के बीच में से रास्ता बनती हुई नीचे की ओर जा रही थी। तो साथ ही उसके बगल में से किसी ऐसी ही अनेक संरचना निकल कर मिट्टी के कणों के बीच बढ़ती चली जा रही थी। तो यह संरचना है जो मिट्टी के कणों के बीच से पानी, हवा और पोषक तत्व खींचती तेजी से बढ़ रही थी। यानी कि अगर इनको ये पोषक तत्व और पानी, हवा नहीं देंगे तो ये पौधा नहीं बन पाएंगे। और कुछ ही दिनों में जमीन के अंदर एक झाल सा बन गया जिसने मिट्टी को कठोरता से जड़ लिया। यानी जाल से क्या है? उसकी जड़ें हैं जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जब मैं एक पौधा बन गया था, आप लोग मुझसे निकली इन संरचनाओं के जाल को जड़ या मूल तंत्र कहते हैं। यहाँ पे मूल तंत्र है, मूल तंत्र, मूल तंत्र नहीं है। मेरे लिए जड़ तंत्र बहुत उपयोगी होता है और आपको पता है इसके कारण ही मैं सीधा खड़ा हो पाता हूँ। इसी जड़ तंत्र के कारण मैं मिट्टी से पानी, हवा और पोषक तत्व सोख पाता हूँ। यदि यह नहीं होता हो तो मेरा जीवित रहना कठिन है। यानी कि जो उनकी पौधे की अगर जड़ नहीं रहेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। और आपको पता है अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ नहीं होती हैं। वह अन्य पेड़ पौधों का रस चूस कर ही जीवित रहता है। इसमें चर्चा करनी है कि यदि किसी पौधे की जड़ काट दी जाए तो क्या होगा और क्यों। यानी कि आपको बता दें कि जो पौधा होता है वो उसकी नींव है जो जड़ से ही होती है, इसलिए अगर उसकी जड़ को काट लेंगे तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको आवश्यक तत्व उन्हीं से मिलता है। अगला है कि मरुस्थल में खेजड़ी, केर जैसे पेड़ कम पानी पर कैसे जीवित रहते होंगे। तो कम पानी, क्योंकि उनको क्या है, पानी की आवश्यकता कम होती है, वो दूसरे पौधों से अलग है और उनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती है, जहाँ पर भी पानी होता है वहाँ से वो खींच लेता है। अगला है कि क्या सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं, सभी पेड़ पौधों की जड़ें एक जैसी नहीं होती हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ें लंबी ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे के लंबी कम होती हैं। तो पर्वत तंत्र का विकास अगला है कि टॉपिक है कि यहाँ पर जड़ तंत्र के विकास के साथ ही मुझ से एक नन्ही सी संरचना निकलकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और दाने से मिले पोषक तत्व पाकर वह बढ़ती हुई जमीन से बाहर सूरज की रोशनी में निकल आती हैं। और सूरज की रोशनी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सूरज की ऊर्जा पाकर मुझ में नया उत्साह भर गया है। अब उस संरचना में छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगी हैं जो सूरज के प्रकाश में हरी हो गई। यानी कि जो सूरज
की रोशनी से वो अपने पत्ते हैं जो धीरे धीरे बड़े कर रही हैं। आपको पता है मेरी ये हरी पत्तियां ही मेरी रसोई हैं, यानी कि रसोई में क्या होता है, खाना बनता है। उसी तरह जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, इन्हीं से भोजन बनता है और मेरे हरे रंग को भेजा जाता है। प्रयोग करो और देखो कि अपने अंकुरित बीज को एक गमले या बगीचे में लगाओ, आपको लगाना है, और हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को नापो और देखो कि वह कैसे बदल रहा है। आप प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिदिन अपने पौधे का अवलोकन कीजिए और उसमें होने वाले बदलाव को नीचे दी गई सारणी में चित्र बनाकर लिख सकता है कि अवलोकन की दिनांक, यानी कि आप तारीख लिखनी है यहाँ पर, और बदलाव जो आपने देखा है और चित्र। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आप एक उदाहरण के रूप में ये लिख सकते हैं कि ये एक उदाहरण है, आप इसे अपने यानी कि प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे कि अवलोकन की दिनांक लिख देनी है और चित्र बनाना है, जैसे कि पौधे का चित्र बनाना है। तो पहले दिन क्या होता है, बीज गीली रुई में रखा, यानी कि जो गीली रुई में है जो रखा हुआ, आपको ऐसे चित्र बना देना है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरे दिन बीज से हल्की सी सफ़ेदी दिखी, यानी कि जो बीज है जो वो धीरे धीरे सफ़ेद होता जा रहा है, बीज फटता हुआ जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे लिख सकते हैं तीसरे दिन क्या होता है, तारीख लिखकर कि छोटी सी जड़ निकली, यानी कि छोटी सी जड़ निकली है और जड़ दिखती हुई चित्र बनाना है आपको। और चौथे दिन क्या होता है, तना ऊपर की ओर बढ़ा, यानी जो तना होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, छोटा सा तना और पत्तियाँ। और पाँचवें दिन 2 छोटी पत्तियाँ आई, यानी पत्तियों वाला पौधा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब है इसी का अगला, इस तरह भोजन पाकर मैं धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा हूँ, समय के साथ मेरे में कई परिवर्तन आते हैं। आप ऊपर दिए गए प्रयोग द्वारा मेरे इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको प्रयोगों को आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अब है कि आपके पौधे की पत्तियाँ कितनी बड़ी हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरे पौधे की पत्तियाँ यानी इतनी बड़ी 2 मीटर सेंटीमीटर बड़ी है, ये ऐसे लिख सकते हैं। क्या तने का रंग बदला है, तो हाँ तने का रंग बदला है, सफ़ेद होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। और यदि पौधे को पानी नहीं दे तो क्या होगा, तो आपको पता कि यदि पौधे को पानी न दे तो वह मुरझा जाएगा और धीरे धीरे सूख कर मर सकता है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है गाजर मूली में तना कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कि गाजर और मूली में तना मिट्टी के अंदर होता है जो मोटा और खाद्य भाग होता है। अगला प्रश्न इसी का कि क्या तना हमेशा धरती से बाहर की ओर ही स्थित रहता है, तो इसके उत्तर में लिखना है कि नहीं, कुछ पौधों में तना धरती के अंदर भी होता है, जैसे गाजर मूली आदि हो गए जो उनके अंदर ही रहते हैं। आगे इसमें बता रखा है फूल और प्रांगण। अब मैं धीरे धीरे एक बड़ा पौधा बन गया हूँ, समय के साथ मुझ में कई बदलाव हो रहे हैं, जैसे मेरे तने का मोटा और गहरे रंग का होना और मेरे तने पर बहुत सी शाखाएं निकलना, उन पर बहुत सी नई नई पत्तियां आना और उनका आकार बड़ा होना। तो इसका सार है कि बीज से पौधा बनता है और धीरे धीरे उसमें तना, पत्तियां, शाखाएं और बाद में फूल आते हैं। और पौधे को बढ़ने के लिए पानी, मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। अगला पेज है इसका बच्चों, फूल और प्रांगण जब बीज को दोस्त मिले। तो एक ज़रूरी बात है कि आप वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपकी जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे लिखने के साथ ही, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इसमें बता रखा है कि आपको पता है जब मैं बड़ा होकर एक पौधा बन गया तो मुझ पर बहुत सारे फूल आने लगे और मेरे इन फूलों का चटकीला रंग, मकरंद और विशिष्ट गंध बहुत से कीटों को आकर्षित करता है, यानी जो कीट हैं वो उनको आकर्षित करता है और उनके चिपक जाता है, जैसे कि मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ हैं जो फूल के पौधे होते हैं वहाँ पर मंडराते रहते हैं, उनको आकर्षित करता है। ये कीट मेरी ओर खींचे चले आते हैं। जब मैं मेरे फूलों पर बैठते हैं तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिसे आप लोग प्रांगण कहते हैं। यानी कि आपकी जो प्रश्न आ सकता है कि प्रांगण किसे कहते हैं, कि इसमें लिखना है कि जब फूलों पर बैठने से जो कीट मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं उसे प्रांगण कहते हैं। आप देख रहे होंगे इस चित्र में ये चक्र है इसका। और अगला है कि चर्चा कीजिए, जिसमें पौधे ने क्यों कहा कि प्रांगण बिना मेरा जीवन ही असफल हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चर्चा कर सकते हैं कि प्रांगण के बिना फूल फल में नहीं बदल सकते और बीज नहीं बनते, इसलिए पौधों का जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनका जीवन असफल रह जाएगा। आप ये लिख सकते हैं। और
अगला है इसी का चर्चे वाले प्रश्न में कि यदि कीट और जंतु फूलों की ओर आकर्षित ना हो तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम चर्चा कर, यदि कीट और जीव फूलों की ओर आकर्षित न हो तो परागण नहीं होगा, इससे फल और बीज नहीं बनेंगे और हमें खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, दालें आदि कम मिलने लगेगी। इससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब आगे आप अपने आसपास किसी फूल वाले पौधे का अवलोकन करना है। देखिए आपको कौन कौन से कीट या जीव जंतु उन पर पौधे पर दिखाई देते हैं। अपने अवलोकन को इसी सारणी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पौधे का नाम लिखना है और कौन से जीव देखे हैं। जैसे कि फूल है, फूल पर कौन से जीव देखे हैं, मधुमक्खी देखी है। और जीव इस पौधे पर क्या कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे उसका मैं बताने वाला हूँ। पौधे का नाम लिख सकते हैं जैसे कि सूरजमुखी, सूरजमुखी पर मधुमक्खी, तितली फूल पर बैठकर रस पराग ले रहे थे, ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कि गुलाब पर भंवरा मक्खी फूलों के पास उड़ रहे थे, यानी कि उसमें आप लिख सकते हैं उड़ रहे थे और उन पर बैठे थे। अगला बच्चों इसी की सारणी में लिखना है कि गेंदा का फूल होता है, वहाँ पर मधुमक्खी मंडराती रहती हैं और छोटी मक्खियाँ भी मंडराती हैं। और इस वाले में आपको लिखना है फूलों पर रस पी रहे थे, यानी उनका क्या काम था, फूलों पर रस पीना। अगला है बच्चों पौधा तुलसी पर मधुमक्खी फूलों पर बार बार आ जा रहे थे और परागण कर रहे थे, आप लिख सकते हैं वहाँ पे सारणी में। हाँ बच्चों, अगला है कि फल और बीज बना बड़ा पेड़, आपको दिख रहा होगा बड़ा पेड़ चित्र में। अब जब मेरे फूलों में परागण हो जाता है तो उनमें धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं और कुछ दिनों में ही वे पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ये फल कुछ समय बाद पक जाते हैं। इन पके फूलों को खाने के लिए कई पक्षी, कीट एवं जीव जंतु आकर्षित होते हैं। आप लोग भी मेरे इन फलों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दौरान आप सभी फल के बीज, जिसे गुठली भी कहा जाता है, को छोड़ देते हैं। जो गुठली होती है फल खाकर वो नीचे छोड़ देते हैं। फिर कोई इस बीज या गुठली पर मिट्टी डाल देता है और मेरी कहानी फिर से शुरू हो जाती है, यानी कि वापस वो पौधा बन जाता है। चर्चा कर सकते हैं कि बीज फल के अंदर क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि बीज फल के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि वही उनका जीवन निर्माण करते हैं। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग फल के बीज अलग अलग होते हैं। क्या बिना बीजों के सभी पौधे की जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी? तो इसमें लिखना है कि हाँ। तो अगला है कि करके देखो और समझो। इसमें अलग अलग फल जैसे कि आम, मटर, संतरा, तरबूज के बीज निकालना है और आप अपने प्रयोग कर सकते हैं घर पर और गणना करो कि किस फल में सबसे ज़्यादा बीज हैं और कौन से फल का बीज बड़ा है और कौन से का छोटा है। तो आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो तरबूज होता है उसके जो बीज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और सेम रहता है, उसका बीज एक ही निकलता है एक फल में, आप देख सकते एक या दो निकलता है उसमें। कि अगला है कि बीजों का प्रसार, जिसमें बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? आपने कभी सोचा है कि? तो हाँ, ज़रूर सोचा है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत सारों की बीज सहायता रहती है। जैसे कि कोई इंसान एक बीज को दूसरी जगह ले जा सकता है और जो जीव जंतु हैं वो भी ले जा सकते हैं। आओ मिलकर एक गतिविधि करके इसे समझते हैं। अब आप लोग अपने आसपास पता कीजिए कि अलग अलग पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा पाते हैं। आगे दी गई तालिका में अपने अवलोकन लिखना है। तो इसमें इस सारणी में क्या करना है, हवा के माध्यम से बीजों का प्रसार वाले पौधे लिखना है और इधर जानवरों के माध्यम से बीजों के प्रसार वाले पौधे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हवा के प्रसार वाले कौन कौन से हैं। आँख है एक, तो जिसको मद्रस यानी बोल सकते हैं, और गोकुल, सिंहपर्णी यानी डेड लियन और रुई, ये है जो हवा के प्रसार वाले पौधे हैं। और अगले हैं जानवरों के माध्यम से बीजों का प्रसार वाले पौधे, जिसमें बरगद, आम, जामुन, खजूर, जो इनमें जानवर भी खाते हैं वो इन बीजों को दूसरी जगह भी डाल देते हैं जहाँ पर वो पौधे बन जाते हैं और इनके फल जानवर खाते हैं और बीज दूसरी जगह गिर जाते हैं। अगला है बच्चों की आँख का एक बीज लो और उसे हवा में उड़ाकर देखना है आपको। और अगला है कि सोचो कि पक्षी कैसे बीजों को इधर उधर फैलाते हैं। आपको सोचना है कि बीजों को कैसे इधर उधर फैलाते हैं। आप देख सकते हैं कि आग के बीज हवा से जगह बदलते हैं, यह है आग का बीज।
हवा से जगह जगह बदलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और बरगद के बीज पक्षियों की सहायता से अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। आपको दिख रहा होगा जो पक्षी खा रहा है वो। और इसमें अलग अलग तरह के बीज हैं, जैसे कि सिया पर्णी, डेडलिन। ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं। और इसमें है कोकरू, घोघरू का पौधा है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। पूरट है और आँख है। तो इसमें देख सकते हैं कि हवा के माध्यम से सिया पर्णी जो उड़कर दूर चला जाता है और बुट मनुष्यों या जानवरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। बुट है जो, ये भी एक तरह का पौधा है। और अलग अलग तरह के बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, तो कोकुल हवा के माध्यम से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। और आँख है जो, रेशेदार बीज हवा के सहारे उड़ जाते हैं, आप लिख सकते हैं। और अब हम अगला पेज की तरफ चलते हैं। अब आप जान गए होंगे कि छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बनता है। अगली बार जब आप कोई पेड़ देखो तो ये सोचना कि ये भी कभी एक छोटा बीज रहा होगा। और इसमें चर्चा करनी है कि यदि बीजों का प्रसार नहीं हो तो क्या होगा। तो इसमें हम चर्चा कर सकते, यदि बीजों का प्रसार नहीं होगा तो सभी पौधे एक ही स्थान पर उगेंगे और उन्हें सही मात्रा में पोषण, जल और स्थान नहीं मिलेगा। इससे पौधे सही से नहीं बढ़ पाएंगे। और चर्चा करने वाले इसी में प्रकृति में बीजों के प्रसार का क्या महत्व है। तो महत्व क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि बीजों के प्रसार से पौधे नए स्थानों पर उगते हैं, जिससे पर्यावरण में हरियाली फैलती है, जैव विविधता बनी रहती है और सभी स्थानों पर पौधों का समान विकास होता है। अब बच्चों इन पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखते हैं। अभ्यास कार्य जिसमें सही या गलत का निशान लगाना है। जैसे कि बीज को सूरज की रोशनी की आवश्यकता है, सही है ये, यहाँ पर ऐसे राइट का निशान लगाना है। और फल के अंदर बीज होते हैं, ये भी सही है। और फलों के परागण प्रक्रिया में तितलियाँ और मधुमक्खियाँ सहायता करती हैं, तो ये क्या है, ये भी सत्य है, यानी कि यहाँ पर भी राइट का निशान लगाएंगे। और सभी बीज हवा में उड़ सकते हैं, गलत हैं। और सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से बढ़ते हैं, सही है, यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। और कहानी पूरी करनी है कि एक दिन मैंने एक छोटा सा बीज देखा जो ज़मीन में गिरा और धीरे धीरे वह, आप अपनी कल्पना से आगे कहानी बढ़ानी है तो इसमें लिखना है बच्चा आपको, धीरे धीरे वह अंकुरित हुआ, उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला, फिर उस पर पत्तियां आई और तना बड़ा हुआ और कुछ महीनों में वह एक सुंदर पौधा बन गया। कुछ समय बाद उस पर फूल और फल भी आने लगे। ऐसे लिख देना है आपको। अगला है बच्चों इसी का प्रश्न कि स्वयं कीजिए, आपको स्वयं करना है कि अपना पौधा लगाओ। जैसे कि कार्य एक है, बच्चे बीज लगाकर उसकी रिपोर्ट कार्ड बनानी है। जैसे कि आपको दिख रहा है कितने दिन में अंकुर निकला, कितनी पत्तियां आई हैं और क्या तना मोटा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। अगला है कि कार्य दो है कि बीज से पेड़ बनने के क्रम का चित्र बनाना है जिसमें ये भाग हो। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि बीज, सबसे पहले बीज, उसके बाद जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, और उसमें फल बनने तक का क्रम सही से दिखाए, यानी दिखाना है आपको। अगला प्रश्न है 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है जिसमें बीज से पौधा बनने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि बीज से पौधा बनने के लिए पानी, उपजाऊ मिट्टी, हवा और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। साथ ही उचित तापमान और देखभाल की भी ज़रूरत होती है। अब है दूसरा प्रश्न इसी का कि फूल से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फूल से फल बनने की प्रक्रिया को परागण और फिर निर्माण, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें परागण अंडाणु से मिलकर फल बनते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों कि कौन कौन से बीज हवा से उड़ सकते हैं। तो इसमें लिखना है आँख, सिंगाड़ा यानी डेडलियन और गोकर्ण जैसे बीज हवा की सहायता से उड़ सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों कि फल के अंदर क्या होता है। तो फल के अंदर बीज होता है, यही बीज आगे चलकर एक नया पौधा बनता है, ये लिख देना है। अगला प्रश्न पांचवा कि कौन कौन से जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। तो इसमें मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौरे और कुछ पक्षी परागण में सहायता करते हैं। ये फूलों से परागण लेकर दूसरे फूलों तक पहुंचाते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न बच्चों कि नीचे दिए गए चित्र में रंग भरना है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला चित्र, इसमें आपको रंग भरना है। और कैसे भरना है मैं आपको बताता हूँ कि जो बीज है उसमें आपको भूरा रंग भरना है और जड़ों को हल्का भूरा भरना है और अंकुर को हरा और पत्तियों को
गहरा हरा भरना है और मिट्टी को हल्का भूरा रंग भर देना है। तो ये हो जाएगा। अब हैं गतिविधियाँ, जैसे कि आप सभी एक एक बीज लगाइए और 10 दिनों तक उनका अवलोकन करना है। गतिविधि को देख सकते हैं कि पहले दिन बीज मिट्टी में लगाया, तीसरे दिन मिट्टी नम रखी गई और कोई बदलाव नहीं हुआ, 5 दिन हल्का अंकुर निकला, आप ऐसे लिख सकते हैं, और 7वें दिन पत्तियां दिखाई देने लगी और 10वें दिन पौधा 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क्लास देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।